यार अनन्या ठीक कह रही है, और दोस्त होने के नाते भी हमें उससे मिलने जाना चाहिए। आखिर उसका हालचाल तो पूछ लें, समीर ने कहा। फिर कल चलें? पीयूष ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ चलो, क्या बोलता है रुद्र? अर्जुन ने कहा। रुद्र कुछ जवाब नहीं देता है। बोल रुद्र, चलना या नहीं फिर कल? अर्जुन ने रुद्र पर दबाव बनाते हुए कहा। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। एक काम करना, तुम लोग चले जाना, रुद्र ने कहा। यार ये क्या बात हुई, तुम लोग चले जाना? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तू नहीं गया तो तन्वी को बुरा लगेगा ना, समीर ने कहा। बुरा लगेगा? और तन्वी को? रुद्र ने हंसते हुए कहा। तुम लोग भी ना, उसे तो बल्कि खुशी होगी। रुद्र यार तू ऐसा मत बोल यार, देख कभी कभी जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें चाहकर भी मिल नहीं सकती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम जिंदगी जीना ही छोड़ दें, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने ठीक कहा रुद्र, वक्त के साथ हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और तू भी एक्सेप्ट कर ले कि तन्वी किसी और की हो गई है और एक नए कल की शुरुआत कर, पीयूष ने कहा। तो अब बता, कल चलेगा या नहीं फिर हमारे साथ तन्वी के घर, समीर ने कहा। हाँ भाई चल दूंगा, वरना तुम लोग नाराज हो जाओगे, रुद्र ने कहा। सुबह के 7 बज रहे थे और ठकुराइन अभी अभी नहा कर आई थी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ठकुराइन तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए गार्डन में जा रही थी। जब वो गार्डन में तुलसी के पौधे के पास पहुंचती हैं तो उसकी चीख निकल जाती है और वो चौंक कर कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया? ठकुराइन की आवाज सुनकर लालू भागते हुए तुलसी के पौधे के पास आता और कहता है, क्या हो गया मालकिन, आप चीखी क्यों? लालू वो देखो। ठकुराइन ने अपने हाथ से तुलसी के पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब लालू तुलसी के पौधे की तरफ देखता है तो वो भी हैरानी के साथ कहता है, मालकिन ये कैसे हो गया? तुलसी का पौधा कैसे सूख गया? पता नहीं लालू, कैसे सूख गया? कल तक तो ठीक था, रात ही रात में कैसे सूख गया? मालकिन ना जाने कैसे हो गया, इतने सालों से नहीं सूखा था ये तुलसी का पौधा, और अब देखिए रात ही रात में सूख गया। हमें तो लगता है किसी की नजर लग गई होगी इस तुलसी के पौधे को। हाँ लालू तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यही लगता है। घर में अचानक तुलसी का पौधा सूख जाना बहुत अशुभ होता है। इसका ये मतलब होता है कि घर में कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिल्कुल सही कहा मालकिन, मैंने भी ये बात सुनी है। घर में सूखा तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते। एक काम करो लालू, तुम जल्दी से जाओ और दूसरा तुलसी का पौधा लेकर आओ, जब तक मैं तुलसी का पौधा निकाल देती हूँ। जी मालकिन, मैं अभी लेकर आता हूँ, यहीं आसपास में मिल जाएगा। इतना कहकर लालू वहां से चला जाता है। लालू के जाने के बाद ठकुराइन तुलसी के पौधे की आसपास की मिट्टी हटाती है और तुलसी का पौधा निकालने लग जाती है। ठकुराइन ने तुलसी का पौधा निकाल लिया था और वो नया तुलसी का पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोद रही थी। ठकुराइन मिट्टी को अपने हाथ से हटा रही थी कि तभी उसके हाथ में एक चाबी आ जाती है। अरे ये चाबी यहाँ पर कैसे आ गई, और ये कहाँ की चाबी है? ठकुराइन ने खुद से कहा। ठकुराइन उस चाबी पर मिट्टी हटाकर उस चाबी को देखने लगती है। वो चाबी सोने की तरह चमक रही थी और उस पर सूर्य ग्रहण हो रहा था। शायद ठाकुर साहब को उस चाबी के बारे में पता हो। इतना कहकर ठकुराइन वो चाबी अपने पल्लू में बांध लेती है। अरे मालकिन ये देखिए, मैं तुलसी का पौधा ले आया, लालू ने गार्डन के अंदर जाते हुए कहा। लालू ने अपने हाथ में तुलसी का पौधा पकड़ रखा था। अरे वाह लालू, ये तो बहुत अच्छा तुलसी का पौधा है, बड़ा हरा भरा लग रहा है। लाओ दो ये पौधा, इसे तो मैं खुद अपने हाथ से लगाऊंगी। ठकुराइन ने लालू के हाथ से वो पौधा लेते हुए कहा। हाँ मालकिन क्यों नहीं, लालू ने तुलसी का पौधा ठकुराइन को देते हुए कहा। ठकुराइन अपने हाथों से वो तुलसी का पौधा वहां पर लगा देती है। मालकिन अब ये पुराने वाले तुलसी के पौधे का क्या करना है, लालू ने पूछा। लालू कहते हैं सूखा हुआ तुलसी का पौधा ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तुम इसे जला दो, ठकुराइन ने कहा। जी मालकिन, अभी जला देता हूँ। लालू घर के अंदर से मिट्टी का तेल लाता है और तुलसी के सूखे पौधे पर मिट्टी का तेल डालता है और उसे जला देता है। तुलसी का पौधा जलने लग जाता है। तुलसी का पौधा जल ही रहा था कि तभी एक अजीब सी गंध आने लग जाती है। मालकिन आपको भी कोई गंध सी आ रही है क्या, लालू ने पूछा। हाँ लालू मुझे भी आ रही है। मालकिन शायद ये सूखे हुए तुलसी के पौधे में से आ रही है और ऐसी बदबू आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। हाँ लालू तुम ठीक कह रहे हो, ये वैसी गंध है, पर तुलसी के पौधे में ऐसी गंध कैसे आ सकती है? पता नहीं मालकिन ये कैसे हो रहा है, हमें तो कुछ ठीक नहीं लगता। महादेव हम सबकी रक्षा करे। सही कहा, अब महादेव ही हैं जो हमें बचा सकते हैं लालू, ठकुराइन ने कहा। डॉक्टर माधवी अपने कैबिन में बैठी हुई थी, तभी वहां पर अजय आ जाता है। हाय डॉक्टर माधवी, अजय ने कैबिन के अंदर घुसते हुए कहा। हाय अजय, डॉक्टर माधवी ने कहा। सॉरी डॉक्टर माधवी, वो उस दिन मैं नहीं आ पाया था, काम में फंस गया था। कोई बात नहीं अजय, मैं समझ सकती हूँ, तुम पुलिस वाले हो और तुम्हें कई काम होते हैं। वैसे मैंने प्रोफेसर सर से बात कर ली थी, इसलिए आज का अपॉइंटमेंट लिया था मैंने तुम्हारे लिए। ये बहुत अच्छा किया डॉक्टर माधवी आपने। वैसे आज मैं टाइम पर आया हूं ना, मुझे देर तो नहीं हुई? अरे नहीं, बल्कि तुम तो पूरे 15 मिनट पहले आ गए। हाँ, प्रोफेसर सर आते ही होंगे कुछ देर में ऑनलाइन। जी ठीक है, तब तक फिर मैं इंतजार कर लेता हूँ।
शाम के 4 बजने वाले थे। कुलदीप और महेंद्र सिंह किसी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ ठकुराइन और तन्वी ही थे, जो सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। तन्वी ने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में नीली चूड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर, और उसने अपने बाल खोल कर रखे हुए थे और वो साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही थी। तन्वी ने अभी भी अपने गले में सफेद स्कार्फ बांध रखा था। वो स्कार्फ ठकुराइन को बहुत खटक रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि तन्वी ने आखिर वो स्कार्फ क्यों बांधा हुआ था। तन्वी बेटा, एक बात बताओ, ये तुमने स्कार्फ क्यों बांध कर रखा है? मैंने शादी के दिन भी तुम्हें नोटिस किया था, तुमने स्कार्फ बांध कर रखा था। आखिर इसके पीछे ऐसा क्या राज छुपा रखा है जो तुम हमसे छुपा रही हो? ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन का सवाल सुनकर तन्वी परेशान हो जाती है और उसके समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तन्वी बहाना बनाते हुए कहती है, वो माँ बस आदत है मुझे बहुत पहले से पहनने की। यदि स्कार्फ नहीं बांधा तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। अच्छा, और कोई बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, और कोई बात नहीं है। तन्वी और ठकुराइन बात ही कर रहे थे कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। टिंग टोंग। लगता है तुम्हारे ससुर जी और कुलदीप आ गए, ठकुराइन ने तन्वी से कहा। हाँ माँ, लगता तो यही है, तन्वी ने कहा। मैं देखती हूं। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं देखती हूं ना, तन्वी ने सोफे पर से उठते हुए कहा। तन्वी दरवाजे के पास चली जाती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो शॉक्ड हो जाती है। दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी उसके ससुराल में आएगा। तन्वी समझ नहीं पा रही थी वो क्या एक्सप्रेशन दे। वो शख्स को देखकर खुश हुए या रोए, क्योंकि दरवाजे पर एक ऐसा शख्स खड़ा था जो कभी उसकी दुनिया था। जब तन्वी दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर रुद्र खड़ा हुआ था। जब रुद्र तन्वी को देखता है तो वो भी देखता ही रह जाता है। रुद्र ने तन्वी को आज से पहले साड़ी में कभी नहीं देखा था। तन्वी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र तुम? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। सिर्फ रुद्र नहीं, हम भी हैं, पीयूष ने रुद्र के पीछे से निकलते हुए कहा। पीयूष के साथ ही अनन्या, समीर और अर्जुन भी रुद्र के पीछे से निकल जाते हैं। और मैडम शादी के बाद हमें भूल ही गई, अनन्या ने कहा। नहीं अनन्या, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अरे तन्वी बेटा, कौन है? ठकुराइन के अंदर से आवाज आती है। माँ, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। तो गेट पर क्यों खड़ा रखा है तुमने बेटा? उन्हें अंदर ले आओ ना। जी माँ जी। चलो तुम सब अंदर ही चलो, तन्वी ने कहा। सभी लोग घर के अंदर चले आते हैं। नमस्ते आंटी जी, अर्जुन ने ठकुराइन से कहा। नमस्ते बेटा, ठकुराइन ने कहा। माँ, ये अर्जुन है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था, तन्वी ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये अनन्या, ये पीयूष और ये समीर। तन्वी रुद्र की तरफ हाथ करके उसका नाम बताने ही वाली थी कि तभी ठकुराइन कहती है, अरे ये तो रुद्र बेटा है ना, बलमाटोला गांव के सरपंच का बेटा। जी आंटी जी, सही पहचाना, रुद्र ने जवाब दिया। ये भी तुम्हारे ही साथ पढ़ता था क्या तन्वी बेटा? ठकुराइन ने कहा। हाँ माँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मैं तुम लोग के लिए लालू को कुछ नाश्ता बनाने के लिए कहती हूँ, जब तक तुम लोग बातें करो। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं बनाती हूं ना, तन्वी ने कहा। नहीं तन्वी बेटा, तुम्हारे दोस्त लोग आए हैं तुमसे मिलने, तुम उनसे बातें करो, अपने कॉलेज की यादें ताजा करो। मैं बोलती हूँ ना लालू को, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जी माँ। ठकुराइन तन्वी और उसके दोस्तों को हॉल में ही छोड़कर किचन की तरफ जाने लगती है। तन्वी, शादी के बाद तो तुम और भी खूबसूरत दिखने लगी हो, पीयूष ने कहा। अरे मोटे, अब तो लाइन मारना बंद कर दे तन्वी पर, अब वो किसी की पत्नी बन चुकी है, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर पीयूष और रुद्र को छोड़कर बाकी सब हंसने लग जाते हैं। अब कैसी है तन्वी तुम्हारी तबीयत? समीर ने कहा। अब ठीक है समीर, तन्वी ने कहा। और तुम्हारा पति कहीं नहीं दिख रहा है तन्वी, रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा। वो कुछ काम से बाहर गए हैं, तुम्हें मिलना है क्या उनसे? तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। हाँ, मिल लेंगे, पहले उससे तो मिल ले, रुद्र जो घर में, यानी तन्वी से, समीर ने कहा। तन्वी से क्या मिलना है, देख तो लिए उसके सारे बदलते हुए रंग, रुद्र ने जवाब दिया। बदलते हुए रंग देख लिए, इसका क्या मतलब है रुद्र? तन्वी ने गुस्से में कहा। यही कि लोग 7 जन्मों के वादे किसी और के साथ करते हैं और शादी किसी और के साथ। हाँ, सही कहा, लोग वादे किसी और के साथ करते हैं और निभाते किसी और के साथ, देखा था।
पिछली बार जब मैं तुम्हारी शादी में आई थी। यार तुम लोगों ने फिर झगड़ना शुरू कर दिया, अब तो सुधर जाओ, अर्जुन ने कहा। यार शुरू तो ये तन्वी करती है ना हमेशा, रुद्र ने कहा। क्या कहा? मैं करती हूं हमेशा शुरू? हाँ और नहीं तो क्या। बस यार अब चुप हो जाओ दोनों, फिर झगड़ना शुरू कर दिया, अर्जुन ने कहा। यार तन्वी, मुझे तू अपना कमरा तो दिखा दे, जरा मैं भी तो देखूं तेरा कमरा कैसा है, अनन्या ने कहा। हाँ क्यों नहीं, चल। इतना कहकर तन्वी अनन्या को अपने कमरे में ले जाने लगती है। मैं भी चलूंगा, पीयूष ने कहा। नहीं, अनन्या ने कहा। पर क्यों? यार कुछ वक्त हम दोनों सहेलियों को भी दे दो, अनन्या ने अर्जुन को इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ ठीक है, अर्जुन ने अनन्या का इशारा समझते हुए कहा। अनन्या और तन्वी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। अजय डॉक्टर माधवी के कैबिन में बैठा हुआ था और प्रोफेसर प्रताप नारायण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना इलाज करवा रहा था। तो अजय, मैं जानना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एक यही सपना बार बार आता है या कोई और सा भी आता है, प्रोफेसर प्रताप नारायण ने कहा। प्रोफेसर, सिर्फ एक यही सपना है जो मुझे बार बार आता है, पता नहीं क्यों उस बच्चे की रोने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है, अजय ने कहा। ठीक है अजय, फिर मैंने सब कुछ नोट कर लिया है, मैं एनालाइज करता हूं सब चीजों का, फिर तुम्हें बताता हूं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जी प्रोफेसर। इतना कहकर अजय कुछ सोचने लग जाता है। प्रोफेसर प्रताप नारायण नोटिस कर लेते हैं कि अजय कुछ सोच रहा है और वो उससे पूछते हैं, क्या सोच रहे हो अजय? कुछ भी तो नहीं प्रोफेसर सर। अजय, मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। मैं चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाता हूं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो क्या मैं पता नहीं लगा सकता कि कोई कुछ सोच रहा है या नहीं? बताओ क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन होते हैं या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं? आपको क्या लगता है प्रोफेसर? अच्छा सवाल है। देखो अजय, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका जवाब अभी तक हमें पता नहीं चला है। साइंस ने भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, पर कुछ सवालों का जवाब अभी भी उनके पास नहीं है। तो इसका मतलब आप भी भूत प्रेत पर भरोसा करते हैं? भरोसा करने वाली बात अलग है अजय। मैं तो तब तक किसी चीज पर भरोसा नहीं करता जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं। पर क्या तुम यकीन करोगे, मैंने अमेरिका में भी ऐसे ऐसे लोगों को यहां पर देखा है जिनके अंदर एक अदृश्य शक्ति आती है और 4-5 आदमी भी उसे संभाल नहीं पाते हैं। मेरी एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखना जाए, यदि दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं। ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के पहलू हैं। जी प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, फिर इस मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। जी, अजय ने वीडियो कॉलिंग एंड करते हुए कहा। तन्वी और अनन्या दोनों ही एक साथ बैठी हुई थी। तो ये रहा मेरा कमरा, कैसा लगा तुम्हें? तन्वी ने अनन्या से कहा। अच्छा है, अनन्या ने कहा। तन्वी बेड पर से उठती है और अपनी अलमारी खोलकर हंसते हंसते अनन्या को अपनी साड़ियां दिखाने लग जाती है। देखो अनन्या, ये मेरी साड़ी है ना, सुंदर है ना? ये सब कुलदीप ने मुझे दिलाई है। और ये देखो, ये गहने ये मेरी सास ने मुझे दिए हैं। तन्वी ने अपने गहने अनन्या के हाथ में देते हुए कहा। अनन्या तन्वी की बातों को जवाब नहीं दे रही थी। उसकी साड़ी और गहने कैसे हैं, वो चुपचाप तन्वी को देखे जा रही थी। ये देखो अनन्या, ये कंगन कैसे लग रहे हैं? सोने के हैं, बताओ कैसे हैं? तन्वी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं अनन्या? कुछ तो बोलो। क्या बोलूं तन्वी, कब तक ये झूठी मुस्कान मुझे दिखाती रहोगी? क्या मुझे नहीं पता ये साड़ी जेवर जवाहरात जो तुम मुझे दिखा रही हो, तुम्हें इनसे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो कानों में बुंदे पहनना भी पसंद नहीं थे कॉलेज में, फिर ये सब दिखावा क्यों कर रही हो तुम? तन्वी अनन्या के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी, मुझे पता है तुम रुद्र से बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हो। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने कुलदीप से शादी कर ली और 1 साल तक तुम कहां पर गायब थी? ना ही कोई फोन कॉल, ना कुछ। बताओ तन्वी, क्या हुआ था 1 साल पहले?